Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Usman Ahmed. I am your computer science lecturer. Today we are going to take fourth lecture of chapter number 2, System Development Life Cycle. So student, let's start. Student, आज हम लोग थर्ड फेज ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फिजिबिलिटी फेज से स्टार्ट करेंगे. फिजिबिलिटी एक्चुअली क्या होती है, इस फेज में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, तो चले इस पे बात करते हैं. इट इज यूज्ड टू एक्सेस द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ अ प्रोपोज्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड प्रेजेंट डायरेक्शंस ऑफ एक्टिविटीज which will provide a project and achieve desired results. It is used to access the strength and weakness of a proposed software or system. फिजिबिलिटी स्टेट फेज में या फिजिबिलिटी स्टेप में ये बात की जाती है कि हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या सिस्टम को डेवलप करने के लिए जो सॉल्यूशन प्रोपोज किया होता है उस पर बात की जाती है कि क्या जो सॉल्यूशन प्रोपोज किया गया है वो सॉल्यूशन जो है उसकी स्ट्रेंथ क्या है और वो कितना वीक है, इस चीज पर बात की जाती है. प्रेजेंट डायरेक्शंस ऑफ एक्टिविटीज विच विल प्रोवाइड अ प्रोजेक्ट एंड अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स. और फिर इसमें एक डायरेक्शन दी जाती है कि किस तरह से प्रोपोज सॉल्यूशन में एक्टिविटीज को फॉलो किया जाएगा ताकि एक प्रॉपर डायरेक्शन में आया जा सके और जो हमारे रिजल्ट्स हैं, जो रिजल्ट्स हम अचीव करना चाहते हैं प्रोपोज सॉल्यूशन से, वो हम आसानी के साथ अचीव कर सकें. डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू रिपीट द डेफिनेशन. फिजिबिलिटी फेज में इस चीज पर फोकस होता है कि जो सॉल्यूशन प्रोपोज किया गया है वो सॉल्यूशन जो है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है और उसकी वीकनेस कितनी है, और फिर इसमें प्रॉपर डायरेक्शंस को फॉलो किया जाता है ताकि जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं, जो एक्टिविटीज होंगी प्रोजेक्ट में, वो एक्टिविटीज प्रॉपर तरीके से हो सके ताकि हम उन रिजल्ट को अचीव कर सकें जिन रिजल्ट्स के लिए हमने सॉल्यूशन को प्रोपोज किया है. इट इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग फॉर्म्स. अब फिजिबिलिटी स्टडी में जो है फिजिबिलिटी फेज में हम कुछ इसके फर्दर फॉर्म्स पे बात कर लेते हैं. डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग फिजिबिलिटी की फर्दर फॉर्म्स पे बात करेंगे तो आप लोगों को फिजिबिलिटी फेज जो है वो बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा. तो इसकी फॉर्म्स की डिस्कशन स्टार्ट करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे मूव कर रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो अभी डिस्कशन इन है वो फिजिबिलिटी फेज में है. हमने ये बात की कि फिजिबिलिटी फेज में हमारे पास फॉर्म्स होती हैं, तो उसकी फर्स्ट जो फॉर्म होती है वो टेक्निकल फिजिबिलिटी होती है. टेक्निकल फिजिबिलिटी में हम टेक्निकल चीज़ों पे बात करते हैं कि क्या हमारे पास वो स्किल सेट है, हमारे पास वो मशीनरी है जो कि हमें सिस्टम बनाने के लिए नीड होगी. सेकंड जो फिजिबिलिटी की फॉर्म होती है स्टूडेंट, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक फिजिबिलिटी. इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में हम प्रोजेक्ट की कॉस्ट पे बात करते हैं. तो जब हम लोग प्रोजेक्ट की कॉस्ट पे बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है. तो अगर प्रोजेक्ट का स्कोप हमें पता चल जाए तो हम उसकी कॉस्ट आसानी से बता सकते हैं. और सम टाइम ऐसे होता है कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट यानी कि जो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है उसका ख्याल नहीं रखा जाता. तो जब एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बन जाता है, तो एट द एंड कस्टमर और स्टेक होल्डर्स और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम होती है उन दोनों के लिए प्रॉब्लम होती है कि उन्होंने कॉस्ट एक डिसाइड की होती है, लेकिन जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम है उन्होंने जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट डिसाइड की होती है, जिस पे एग्रीमेंट हुआ होता है, वो उनका टाइम और से उनकी कॉस्ट से एक्सीड कर जाता है. तो ये चीज़ जो है, ये इश्यूज फिर बाद में अराइज होते हैं. नेक्स्ट जो फिजिबिलिटी है वो है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी. देखिए नाम से जाहिर है, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी जो है इट रेफर्स वेदर द प्रोपोज सिस्टम विल बी यूज इफेक्टिवली आफ्टर इट हैज बीन डेवलप्ड. इसमें यह बात की जाती है कि जो प्रोपोज सॉल्यूशन है क्या वो इफेक्टिवली काम करेगा जब वो डेवलप्ड हो जाएगा. आई एम गोइंग टू रिपीट. हमारे पास
ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में ये कॉन्सेप्ट है कि जो सिस्टम, जो सोल्यूशन प्रोपोज किया गया है, क्या वो इफेक्टिवली काम करेगा जब वो डेवलप हो जाएगा। इट ऑल्सो मीन्स दैट वेदर द ऑर्गेनाइजेशन हैज मच एक्सपीरियंस पर्सनेल टू ऑपरेट द सिस्टम और नॉट। इसमें यह बात भी आती है कि क्या वो ऑर्गेनाइजेशन और वो यूजर जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनवाया है, जिनके लिए ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, इसमें एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया जा रहा है, उनके पास इतने ट्रेंड पर्सनेल्स हैं जो कि ऑपरेट कर सकें इस सिस्टम को, या एक्सपीरियंस पर्सनेल से मुराद है स्टाफ है जो कि इसको चला सके। क्योंकि जब एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाता है और एट द एंड स्टूडेंट्स कोई सॉफ्टवेयर बन जाता है, न्यू प्रोडक्ट बन जाती है, तो जब वो यूज़ होने के लिए दी जाती है, तो क्या बनाने के वक्त प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम में और बाद में उनके लिए एक ऐसे ट्रेन और एक्सपीरियंस पर्सनल्स हैं जो कि उनको उसके साथ यूज टू हों, जो कि उन्हें आसानी से यूज़ कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों के एक्सपीरियंस पर्सनल्स जो हैं वो पहले से आपने आइडेंटिफाई करने हैं कि वो आपके पास हैं जो कि ऑपरेट करेंगे सिस्टम को या ऑपरेट सिस्टम को नहीं कर सकते। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि सम टाइम प्रोजेक्ट पे वर्किंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अगर हमारे पास जो है जिस प्रोजेक्ट में वर्किंग हो रही है पर्सनल जो हैं वो एक्सपीरियंस ना हो तो सिस्टम को ऑपरेट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। डियर स्टूडेंट, जो लास्ट फिजिबिलिटी फॉर्म है या उसकी टाइप है वो है स्केड्यूल फिजिबिलिटी। डियर स्टूडेंट्स, स्केड्यूल फिजिबिलिटी रेफर करती है टाइम को, कितने टाइम में हमने एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो ये जो 4 स्टूडेंट्स हमने फिजिबिलिटी की वो बात की, अब हम इन फॉर्म्स को बेटरली स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग जो हैं एक एग्जाम्पल को लेते हैं और उस पर हम बात करते हैं ताकि ये फिजिबिलिटी की फॉर्म्स स्टूडेंट आपको क्लियर हो जाएं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर बनाना है। हम एक कॉलेज की बात करते हैं जिनका प्रेजेंट सिस्टम जो है स्टूडेंट्स वो मैनुअल है। उनमें स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड जो है वो फाइल्स में मेंटेन किया जाता है एडमिशन का, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वहाँ पे स्टूडेंट्स का जो फीस का रिकॉर्ड है वो भी फाइल्स में मेंटेन किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, वहाँ पे स्टूडेंट का एग्ज़ाम का रिकॉर्ड जो है वो भी फाइल्स में मेंटेन किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, वहाँ पे स्टूडेंट्स का जो क्लासेस हैं वो जो अटेंडेंस होती है वो भी नॉर्मली पेपर वर्क होती है, रजिस्टर्स में रिकॉर्ड सेव किया जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वहाँ पे स्टूडेंट के जो है वो रिजल्ट को भी मैनुअल बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टूडेंट का ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, लाइब्रेरी का सिस्टम, जितने वहाँ सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे मैनुअल हैं। अब इस कॉलेज के जो ओनर हैं, फॉर एग्जांपल वो उनका नाम इरफान है। इरफान जो है वो लेट्स से स्टूडेंट्स हमारी एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, हमारी एक जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम है जिसमें आप लोग डेवलपर्स हैं और लेट अस से आई एम योर प्रोजेक्ट मैनेजर। इरफान हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमने इस कॉलेज के लिए एक कंप्यूटराइज सिस्टम बनाना है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम या ऑनलाइन सिस्टम बनाना है जो कि हमें ऑटोमेट हो जाए, इस कॉलेज के लिए ऑटोमेट सिस्टम बना के दें। तो डेफिनेटली जब हम उनकी फिजिबिलिटी स्टडी को देखेंगे तो फिर क्या होगा कि लेट्स से जो कॉलेज के ओनर है उनसे हमारा एग्रीमेंट हो जाता है, हम काम स्टार्ट करते हैं, फिर हम एक सोल्यूशन प्रोपोज करते हैं। तो हम देखेंगे कि जो सोल्यूशन हमने स्टूडेंट्स प्रोपोज किया है, क्या उसके बाद जो प्रोजेक्ट बनेगी उसकी स्ट्रेंथ पे भी, स्ट्रेंथ को हम देखेंगे, हम उसकी वीकनेस को देखेंगे, क्या वो इफ़ेक्टिवली यूज़ हो सकेगी। पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट पॉइंट में आपने ये भी माइंड में रखना है, हमने भी ये माइंड में रखना है कि ये फिजिबिलिटी की जो चारों फॉर्म्स हैं जिसमें हमने बात की, टेक्निकल फिजिबिलिटी की बात की कि क्या हमारे पास वो स्किल सेट है, क्या वो मशीनरी है जिसको यूज़ करते हुए हम इस कॉलेज के लिए ऑटोमेट ऑनलाइन सिस्टम बना सकेंगे। नेक्स्ट हमने स्टूडेंट्स बात की थी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी की। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में हमने बात की थी कॉस्ट की। फॉर एग्जांपल कॉलेज के ऑनर जब हमें कहते हैं कि आप हमारे सिस्टम को ऑटोमेट कर दें, ऑनलाइन इंटरनेट पे ये चले, हम उन्हें कहते हैं कि इसको बनाने के लिए 50,000 रुपीज़ कॉस्ट आपकी आएगी। तो क्या ये हमने एग्जैक्ट कॉस्ट बताई है, करेक्ट कॉस्ट बताई है जो कि इस प्रोजेक्ट में लगेगी, इस कॉस्ट में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा?
नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी का मतलब ये है क्या हमारे पास वो एक्सपीरियंस पर्सनेल्स हैं जो कि ऑपरेट कर सकेंगे सिस्टम को, या अब सिस्टम में काम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, या ये सिस्टम जो है ये एफिशिएंटली रन होगा। एफिशिएंटली का मतलब है बेहतर से बेहतर तरीके से काम करेगा। इन तमाम चीज़ों को जो है सामने रखा जाता है। और लास्ट में स्टूडेंट जो है स्केजुअल फिजिबिलिटी। स्केजुअल फिजिबिलिटी का मतलब ये है कि हम टाइम की बात करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स, हमने जो उस कॉलेज के ऑनर हैं, लेट से वो डायरेक्टर भी हैं, एजुकेटेड हैं, हमने उनसे ये कहा कि अगर आपने कॉलेज के लिए अपने 8 मॉड्यूल्स के लिए सॉफ्टवेयर बनवाना है, एडमिशन सिस्टम, अकाउंट्स इसमें फ़ीस आती है, एग्ज़ामिनेशन सिस्टम, रिज़ल्ट कार्ड का, लाइब्रेरी का, स्टूडेंट के ट्रांसपोर्ट का, लाइब्रेरी का, और स्टूडेंट के जो है वो स्पोर्ट्स का। लेट्स ये 10 सिस्टम के लिए हम आपको 50,000 में ये ऑटोमेट करके देंगे कॉलेज का सिस्टम। अब उन्हें हमने ये कहा कि जो हम ये 5 मंथ्स में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देंगे, हमने 5 मंथ्स का हमने टाइम दिया। तो स्टूडेंट अब 10 डिपार्टमेंट्स हैं, 10 डिपार्टमेंट्स को हमने ऑटोमेट करने, कंप्यूटराइज करने ऑनलाइन। तो अगर हम 10 डिपार्टमेंट्स हैं और हमने 5 मंथ्स का टाइम दिए, तो 10 को 5 पे हम डिवाइड करें, द रिजल्ट इज 2। इट मीन्स हर डिपार्टमेंट के लिए जो हमें मॉड्यूल बनाना है वो हमें 2 वीक्स में कंप्लीट करना है। अब 2 वीक्स में क्या हमारे पास ये सारे फॉर्म्स हैं फिजिबिलिटी की जो हम 2 वीक्स में बना के अपने कस्टमर को दें, ताकि हम उनको एक प्रोटोटाइप बना के दें ताकि वो इनको यूज़ करें, और वो चीज़ जो है वो आगे उनकी क्वालिटी की हो, उनकी जो क्वालिटी की भी हो, और क्वालिटी की उस टाइम होगी, हम उस टाइम कह सकते हैं जब वो उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करे या उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करे। तो लेट्स से हमने उनको एडमिशन का जो मॉड्यूल है वो हमने 2 वीक्स में बना के दे दिया। अब उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किया। अब एडमिशन के मॉड्यूल में वो अपने स्टूडेंट्स की, जितने स्टूडेंट्स इनरोल हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो उनकी एंट्रीज कर रहे हैं। लेट्स से एडमिशन का मॉड्यूल वो 1 वीक यूज़ करते रहे। 1 वीक तक उनके पास, जिस कॉलेज में ये यूज़ हो रहा है ये मॉड्यूल, 50 स्टूडेंट्स इनरोल हो चुके हैं। जैसे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ 50 से क्रॉस कर गई, अब वो जो मॉड्यूल वो बना है वो डाउन हो गया है। उसमें जैसे ही वो किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करके सेव करते हैं, तो वो सेव होने में काफ़ी टाइम लेता है और वो उनकी अब एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर रहा। ये भी हो सकता है कि जो हमने मॉड्यूल उनको बना के दिया है उसमें हमने नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स स्पेसिफिक रखे हों कि उसमें मैक्सिमम, उस मॉड्यूल के ज़रिए मैक्सिमम 50 स्टूडेंट्स को रजिस्टर किया जा सकता है, 50 से ज़्यादा नहीं किया जा सकता। ये इशू भी उसमें आ सकता है। अब हो सकता है कि अगर हमने यहाँ पे एक लिमिट लगाई हो कि 50, तो हो सकता है कि हमने इसलिए लगाई हो कि स्टार्ट में हमें पता चल जाए कि मॉड्यूल ठीक वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम 5 मंथ्स का था, डिपार्टमेंट 10 थे। जब हमने 10 को डिवाइड किया 5 पे, तो हमारे पास हर डिपार्टमेंट के लिए 2 वीक्स आते हैं। सिमिलर अगर हम लोग अकाउंट्स की बात करते हैं, अब अकाउंट्स वाले जो हैं वो सिर्फ स्टूडेंट की फ़ीस से रिलेटेड मैटर्स को भी डील करते हैं कि स्टूडेंट की जो कितने टाइप ऑफ फीस स्टूडेंट ने डिपॉजिट करवानी है। एडमिशन फ़ीस होती है, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस होती है, ट्यूशन फ़ीस होती है क्लासेस की, आया वो 1 2 3 4 इंस्टॉलमेंट्स में है कि वो एट अ टाइम आप पे करते हैं। फिर स्टूडेंट की अदर फीसेस होती हैं, एग्ज़ाम की फ़ीस होती है, पेपर की फ़ीस होती है, फिर इसके अलावा अकाउंट्स वाले स्टाफ की सैलरीज को मैनेज करते हैं। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो इन तमाम बातों को क्या हमने देखना है कि अकाउंट का जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसके लिए भी हमारे पास 2 वीक्स का टाइम है, उसमें वो टाइम में बन जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं एग्ज़ामिनेशन पे। क्या अब लेट्स से एग्ज़ामिनेशन से पहले अगर हम बात कर लें क्लासेस पे अटेंडेंस पे, कि स्टूडेंट की अटेंडेंस का जो मॉड्यूल है वो 2 वीक्स में कंप्लीट हो जाएगा जो हमने टाइम दिया है। हम टाइम की उस पे बात करें, जो हमारी लास्ट फिजिबिलिटी है स्केजुअल फिजिबिलिटी, जिसमें टाइम इंपॉर्टेंट होता है कि हम बताते हैं कितने टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या हमने स्टूडेंट की जो अटेंडेंस का वो था वो हमने 2 वीक्स में कंप्लीट कर लिया, हमने एग्ज़ामिनेशन का वो 2 वीक्स में कंप्लीट कर लिया। हो सकता है स्टूडेंट्स डेवलपमेंट के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली अगर हम अज्यूम करें कि हमने एडमिशन, अकाउंट्स जिसमें स्टूडेंट की फ़ीस, टीचर की सैलरीज, अटेंडेंस, ये हमने 2 वीक्स में कंप्लीट कर लिया। लेकिन जब हम एग्ज़ामिनेशन पर आते हैं तो ये बात मेक श्योर होती है कि एग्ज़ामिनेशन का सिस्टम जो है नॉर्मली इट टेक्स अ टाइम, वो टाइम लेता है और वो 2 वीक्स में कंप्लीट नहीं हो सकता,
क्योंकि उसमें एग्ज़ाम्स होते हैं और एग्ज़ाम्स में डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अगर हमने एक डिपार्टमेंट का हमने टाइम डिसाइड किया था हर डिपार्टमेंट के लिए कि हर मॉड्यूल पे हमारा 15 डेज़ का टाइम लगेगा, और लेट्स से यहाँ हमारा एग्ज़ाम का सिस्टम बनाते हुए जो है 21 मंथ का टाइम लग गया है, तो अब क्या होगा? क्यों? क्योंकि हमने अदर मॉड्यूल्स का टाइम ले लिया। अब एग्ज़ाम के बाद अगर हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट पे जाना था उसका हमने टाइम ले लिया, या जो भी नेक्स्ट मॉड्यूल हमने बनाना था उसका हमने टाइम ले लिया। तो ये एक क्रिटिकल बात है, इस चीज़ को भी माइंड में रखना पड़ता है। इसीलिए ऑलवेज़ फिजिबिलिटी की फॉर्म्स को माइंड में रखते हुए हमेशा जो है सॉल्यूशन प्रपोज करना चाहिए, और ये मस्ट है कि आप SDLC की अप्रोच को यूज़ करते हुए जो भी सिस्टम डेवलप करें, जो भी सॉल्यूशन प्रपोज करें, ये फॉर्म्स आपके माइंड में होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के नेक्स्ट फेज के डिस्कशन के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अब नेक्स्ट फेज स्टार्ट करते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, जो कि एनालिसिस फेज है। तो चले हम उनकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इन दिस फेज द इंचार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट टीम must decide if the project should go ahead with the available resources or not. इस फेज में डियर स्टूडेंट्स, जो प्रोजेक्ट टीम का इंचार्ज होता है वो ये डिसाइड करता है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं जिसकी बेस पे ये प्रोजेक्ट जो है वो हम आगे ले जा सकते हैं कि नहीं। Analysis is also looking at the existing system to see what and how it is doing its job. एनालिसिस में जो है वो ये भी देखा जाता है कि क्या जो प्रेजेंट सिस्टम है वो अपनी वर्किंग कर रहा है और किस तरह से कर रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जिसको हमने देखना होता है कि एनालिसिस फेज जो है इसमें हम ये भी देखें कि जिस सिस्टम के लिए हम सोल्यूशन प्रपोज करने जा रहे हैं उसकी प्रेजेंट एग्जिस्टिंग वर्किंग कैसे है और क्या वो अपनी वर्किंग किस तरह से कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम एनालिसिस फेज में बात करें तो यहाँ पे हम जो है डेटा गैदरिंग की टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, जिनके ज़रिए जो हैं स्टूडेंट्स हम लोग जो हैं आसानी के साथ ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम मालूम कर सकते हैं कि एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है वो कैसे काम कर रहा है और वो कैसे चल रहा है। तो उसके लिए अगर हम बात करें डेटा गैदरिंग की टेक्निक्स पर, तो उसमें हमारे पास जो है वो क्वेश्चनियर एक टेक्निक हो सकती है। क्वेश्चनियर टेक्निक स्टूडेंट्स वो हो सकती है जिसमें हम डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाएं। लेट्स से हमने 40 क्वेश्चंस का एक सेट बना लिया, एक डॉक्यूमेंट बना लिया। अब स्टूडेंट्स ये जो हमने 40 क्वेश्चंस का एक सेट बना लिया है, ये डॉक्यूमेंट हम अपने कस्टमर को देते हैं। हम उनसे कहते हैं कि वो हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स प्रोवाइड कर दे। अगर और ये क्वेश्चंस जो हैं इसमें हम इस क्वेश्चन में डॉक्यूमेंट में हम उसके एग्जिस्टिंग प्रेजेंट सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस उनसे पूछते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और डेटा गैदरिंग की टेक्निक जो है वो हम कहते हैं कि लेट्स से हम वो इंटरव्यू करते हैं। हम जाके अपने कस्टमर से मिलते हैं और उनकी इन्वायरमेंट में जितने लोग हैं उनसे भी मिलते हैं और हम उनसे फेस टू फेस इंटरव्यू करते हैं। उससे इंटरव्यू करने के बाद हम पूछते हैं कि आप लोगों का प्रेजेंट सिस्टम वर्किंग कर रहा है और कैसे कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास डेटा गैदरिंग की एक और टेक्निक भी हम यूज़ कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। हम ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे? हम खुद उस सिस्टम में जाएंगे जिस सिस्टम को हमने ऑटोमेट करना है, जिस सिस्टम को हमने कंप्यूटराइज करना है, उस सिस्टम में हम विजिट करेंगे और हम उनकी जितनी वर्किंग हो रही है हम उसे खुद देखेंगे। अब ऑब्जर्वेशन जो है डिपेंड करता है कि वो आप कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं। स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हमने एक बैंक के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है या बैंक की डिस्कशन जो है वो भी हम ले लेते हैं और साइड बाय साइड हम एक हॉस्पिटल की भी बात करते हैं। तो पहले हम बैंक के मैनेजमेंट सिस्टम को लेते हैं। लेट्स से हमने एक बैंक सिस्टम के लिए कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाना है। तो हम जाके उनकी प्रेजेंट सिस्टम को, एग्जिस्टिंग सिस्टम को कैसे देखेंगे? हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं। हम जहाँ के वहाँ पे जितने स्टाफ हैं हम उनकी ऑब्जर्वेशन करेंगे। हम जाके कुछ टाइम के लिए उनके साथ सेटिंग करते हैं। हम देखते हैं कि जब भी कोई कस्टमर क्लाइंट्स आते हैं बैंक में वो उन्हें किस तरह से डील करते हैं, वो प्रेजेंट रिकॉर्ड को किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं। अगर पेपर बेस्ड वर्क हो रहा है
फाइल्स वर्क बेस्ड हो रहे हैं तो किस फॉर्मेट में वो उसे सेव कर रहे हैं, किस फॉर्मेट में किस तरह से वो ये काम कर रहे हैं। फिर लेट्स से अगर हमने ऑब्जर्वेशन अपनी कंप्लीट कर ली, उसमें हमें जो टाइम लगता है वो हमारे स्किल सेट पर डिपेंड करता है कि कितने टाइम में हम अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। सम टाइम हमारे पास जो है डेटा गैदरिंग के टेक्निक्स में स्टूडेंट्स हम सैम्पल फॉर्म्स भी बनाते हैं। कुछ फॉर्म्स में जो है हम अपनी साइड से कुछ आंसर्स भी बताते हैं कस्टमर को कि क्या आपके सिस्टम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, उसका आंसर ये हो सकता है। हम मल्टीपल चॉइसेस दे देते हैं उसको, उसमें हम ये भी बना के दे सकते हैं। तो स्टूडेंट जो डेटा गैदरिंग की टेक्निक्स हैं, ये डिपेंड करता है कि हमारे जो कस्टमर हैं जिनके लिए हमने जिनके इन्वायरमेंट के लिए, जिनके सिस्टम के लिए हमने सॉफ्टवेयर बनाना है, प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट कर रहे हैं, क्या वो हमारे साथ वो हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बता रहे हैं, वो हमारे साथ रिक्वायरमेंट्स बताने में किस हद तक जो है वो सीरियस हैं, किस हद तक वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को जो है वो मीट कर रहे हैं। फिर क्या होता है, फिर इसमें एक डॉक्यूमेंट बना दिया जाता है जब ये सारी की सारी डेटा गैदरिंग की टेक्निक्स यूज़ होती हैं। अब फॉर एग्जांपल हम हॉस्पिटल की बात करते हैं। अब अगर हम लोग ये देखें, हमने जिन सिस्टम्स को लिया, बैंकिंग सिस्टम ये भी बहुत रनिबल सिस्टम है, डायनेमिक है। नंबर डेली पर डे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाइंट्स और कस्टमर्स का ज़्यादा फ्लो रहता है बैंक्स में। लेकिन बैंक्स के कंपैरेटिवली अगर हम देखें हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम को, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे जो है पेशेंट्स का फ्लो ज़्यादा होता है। वो टिल मॉर्निंग और 24 आवर रनिंग में होते हैं, बैंक तो 24 आवर रनिंग में नहीं होते। तो लेट्स से अगर हमने एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए का एक प्रोजेक्ट हमें मिला है और हमने उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो हम देखेंगे कि उस हॉस्पिटल का जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो कैसे चल रहा है और वो अपने रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन कर रहे हैं। तो उसमें भी डेटा गैदरिंग की अगर हम कोई टेक्निक्स यूज़ करते हैं तो हम जाके देखते हैं कि जब पेशेंट आते हैं, लेट्स से वो जाते हैं और सबसे पहले उनको कोई स्लिप इशू की जाती है जिस पे वो फ़ीस पे करते हैं। फिर उन पेशेंट को डॉक्टर को रेफ़र किया जाता है। फिर अगर कोई इमरजेंसी वार्ड में जाना है, उसने ओपीडी में जाना है, आईपीडी में जाना है, फिर कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न सर्जन को, फिर अगर कोई टेस्ट का है वो किस तरह चल रहा है हॉस्पिटल का सिस्टम, कैफेटेरिया का सिस्टम है, वो अगर उस हॉस्पिटल में फर्दर जो है डिपार्टमेंट्स हैं, लेट्स से उसमें कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसमें यूरोलॉजी एक डिपार्टमेंट है, या जितने उसमें डिपार्टमेंट्स हैं उनकी वर्किंग कैसे हो रही है, हॉस्पिटल में सारी एक्टिविटीज़ को कैसे वो किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स दैट इज़ क्रिटिकल स्टेप कि आपकी ये जो डेटा गैदरिंग की टेक्निक्स हैं इसमें जो आपका टाइम लगेगा वो एक इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट वेरी हो सकता है आपका। किसी जगह पे आप जल्द डेटा गैदरिंग की टेक्निक यूज़ करके डेटा को कलेक्ट कर लेंगे, किसी जगह पे आपको टाइम लगेगा। अब अगर हॉस्पिटल का हम देखें, डेफिनेटली इट विल टेक अ टाइम एज़ कम्पेयर टू बैंक मैनेजमेंट सिस्टम और एज़ कम्पेयर टू कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें हमें टाइम लग सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपने जब भी कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना हो या आपने किसी सिस्टम के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना हो, तो आप लोगों को ये चाहिए कि आप अपने माइंड में या जो है सारे के सारे जितने फेजेस हम डिस्कस कर चुके हैं सिस्टम एंड डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के, ऑल्दो कि अभी हमने ये टॉपिक फिनिश नहीं किया, लेकिन हम फिनिश की तरफ जा रहे हैं। जो फेजेस हम डिस्कस करते जा रहे हैं आप लोग इसकी भी प्रैक्टिस रखिए, क्योंकि ये वो इम्पॉर्टेंट फेजेस हैं। कल को आपने भी एक प्रैक्टिकल लाइफ में आना है, आप भी किसी सिस्टम के लिए जो है एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसमें आप एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो इसमें अगर आपके पास सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, आपको हर फेज़ का पता है, हर फेज़ में क्या एक्टिविटी की जाती है, कैसे परफॉर्म की जाती है, और आपने हर फेज से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल अटेम्प्ट की है। जिस तरह कि आप लोग देख रहे हैं कि जितने फेजेस हम बात कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं डिफाइनिंग फेज से तो उसमें भी आपके साथ मैंने एक एग्जाम्पल क्लियर की। अगर मैं बात करूं प्लानिंग फेज की, उसमें भी स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ एग्जाम्पल डिस्कस की। अगर मैं आपसे बात करूं एनालिसिस फेज की, उसमें भी आपसे मैंने साथ प्रैक्टिकल सिस्टम की डिस्कशन की। अगर स्टूडेंट्स में आपसे डिस्कशन कर रहा था ये हमारे एनालिसिस फेज़ की, इस पे भी मैंने आपसे की, प्लानिंग फेज़ पे आपसे की, फिजिबिलिटी फेज़ पर मैंने आपसे डिस्कशन की, प्रैक्टिकल सिस्टम आपके सामने के कंडक्ट किए। तो स्टूडेंट्स, ये एक अच्छी प्रैक्टिस होगी अगर आप लोग अपने सिस्टम्स में जो हैं वो आप लैपटॉप्स में उन्हें ऑन करें। आप लोग गूगल सर्च इंजन में चले जाएं, वहाँ पे जाके स्टूडेंट मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, www.wikipedia.com।
मैं इसकी डेफिनेशन लेटर करेक्टर बाय करेक्टर प्रोनाउंस कर देता हूँ। इसके प्रॉपर नेम www.wikipedia आप इस वेबसाइट पर चले जाएं स्टूडेंट्स। यहाँ पे जाके लेट्स से जो सिस्टम्स मैंने आपके साथ एज एन एग्जांपल डिस्कस किए, अगर हम इनके बारे में टाइप करें, फॉर एग्जांपल आप टाइप करें जो हमारा फर्स्ट फेज था डेफिनेशन या डिफाइनिंग फेज ऑफ SDLC फॉर स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम, तो आप देखें वहाँ पे अगर आपको, या आप जनरल गूगल सर्च इंजन में उसे सर्च करें, हमने जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम के एग्जांपल को लिया, हमने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जांपल को लिया, हमने कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जांपल को लिया, हमने बैंक मैनेजमेंट सिस्टम को लिया, हमने यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन सिस्टम को एज एग्जांपल लिया, स्कूल कॉलेज की हमने बात की। इन तमाम सिस्टम्स के बारे में आप सर्च करें और आप देखें कि अगर ये सिस्टम डेवलप्ड हुए हैं तो इन सिस्टम्स से जो है उनको SDLC के अप्रोच को यूज़ करके डेवलप किया गया है, तो उनके एट द एंड रिजल्ट्स क्या आए हैं, इनके बारे में आप स्टडी करें तो SDLC की इम्पोर्टेंस आपको पता चलेगी कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी यूज़फुल अप्रोच है एक बेस्ट वे से एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट बना के अपने कस्टमर्स को देने के लिए जो कि उसकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करे। तो यहाँ से आपको इसकी इम्पोर्टेंस भी पता चल जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, तो आपने अगर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की इम्पोर्टेंस को जानना है तो इसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपने जो वेबसाइट के नेम्स मैंने आपसे शेयर किए थे आपको याद होगा। जी हाँ, मैंने आपसे शेयर की थी tutorialpoints.com। नंबर 1 ये वेबसाइट मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको बताया था कि इसमें कंप्यूटर साइंस के प्रोजेक्ट से रिलेटेड और बहुत कुछ मटेरियल है। तो आज आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे जाना है, वहाँ पे आपने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग आपने स्टडी करनी है और इनके इन फेजेस पे भी आपने स्टडी करनी है। और फिर देखें कि अगर वहाँ पे उन्होंने कोई सिस्टम आपसे डिस्कस किया है तो वो कौन सा सिस्टम डिस्कस किया है, ताकि आपके पास कल को यही क्वेश्चंस अगर आपके पेपर में आ जाएं तो आपके पास एज एन एग्जांपल मल्टीपल एग्जांपल्स आपके टूल सेट में हो आपके पास, जिन्हें आप वहाँ अटेम्प्ट कर सकें। तो जितना अच्छा आप अटेम्प्ट करेंगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे और आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स फर्दर इम्प्रूव्ड हो जाएंगे। आपको टॉपिक की अहमियत का अंदाज़ा स्टूडेंट्स हो जाएगा। तो मैं बार बार आपसे को बता रहा हूँ कि जिन वेबसाइट के नाम आपसे शेयर किए जा रहे हैं इनको मस्ट विजिट कीजिए। फिर मैंने आपसे वेबसाइट शेयर की थी codeproject.com, मैंने w3schools.com आपसे शेयर की थी, मैंने आपको functionx.com के बारे में बताया था, coldfusion.com के बारे में बताया था। स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे एक न्यू वेबसाइट शेयर करने जा रहा हूँ जो कि इन प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत बेटर वेबसाइट है। उसका नाम है csharpcorner.com, www.csharpcorner.com। ये वो वेबसाइट है जिसमें हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बताए जाते हैं बिगिनर्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कंप्यूटर साइंस में बिगिनर्स होते हैं, जो कि SDLC के इम्पोर्टेंस को जानने के लिए वहाँ पे देखते हैं कि अगर एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाता है SDLC की अप्रोच को फॉलो करते हुए और एक सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो एट द एंड क्या प्रोडक्ट बनती है। और हर फेज़ में जो एक्टिविटी हो रही होती है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी वहाँ पे उससे रिलेटेड आपको अच्छा मटेरियल भी मिलेगा, ताकि आपको एक टॉपिक जो है बेटर वे से आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, आने वाली क्लासेस में हम इनके SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फर्दर फेजेस पर भी बात करेंगे। हर फेज़ में हम कोई सिस्टम डिस्कस करेंगे। तब तक स्टूडेंट्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा, अपने लिए भी दुआएं करते रहें। इसी दुआओं के साथ डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।